नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बमेटा पहाड़ी ब्लॉग में। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है जनता के सवाल के साथ साथ जो है आज हमारी मुलाकात माननीय पूर्व विधायक नवीन दुमका जी से है। और थोड़ा सा जो है परिचय के साथ साथ या जो हमारी राजनीति है, राजनीति में क्यों कदम रखा, ऐसे सवाल थे जनता के जिस कारण जो है हमें माननीय विधायक नवीन दुमका जी को जनता के बीच में आना पड़ा, राजनीति पे आना पड़ा। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले कि कहाँ से इनकी जो है शुरुआत रही और किन किन पद पे, किन किन मुद्दों पे कार्य रहा। तो शुरुआत करते हैं पहले हम परिचय से। तो सर, पहले मैं आपको परिचय जानना चाहूँगा। जी, नवीन चंद दुमका, ग्राम बमेटा बंगरखीमा, सीमांत कृषक। 1975 में सामाजिक न्याय के लिए समाज के साथ समाज में प्रवेश किया और तब से निरंतर जो मूल लक्ष्य था नर सेवा, नारायण सेवा जी। और अंतिम लक्ष्य था अंत्योदय जी। उस पर काम करते हुए समाज ने विभिन्न जगहों पर पद देकर सम्मानित किया। और इस लंबे अंतराल में उस समय जो है सेंचुरी और जेलपैक, सोयाबीन जैसी फैक्ट्रियां बन रही थी। उसके अलावा श्रमिक क्षेत्र, असंगठित कृषि मजदूर क्षेत्र, सेंचुरी की यूनियन। उस समय की एक बड़ी समस्या पेयजल और सिंचाई हुआ करती थी, बिजली हुआ करती थी। उनके लिए लंबा संघर्ष और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में काम। समाज के विभिन्न जितने भी अंग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अपना दखल जी। और आगे बढ़ते रहे। इस मध्य मुझे 3 बार जन समस्याओं के लिए आमरण अनशन करने का मौका मिला। उत्तराखंड आंदोलन में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जेल उत्तर प्रदेश और राम मंदिर आंदोलन में अल्मोड़ा जिला जेल में रहने का भी अवसर मेरी राजनीतिक पूंजी है। और आगे बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री जैसे बड़े पद पर, प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष के पद पर और भी बहुत सारे पदों पर काम करने का अवसर पार्टी ने दिया। जी। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक नैनीताल के प्रशासक रहते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस का पुरस्कार 1999 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मुझे प्रशासक के नाते प्राप्त हुआ। उत्तराखंड का जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक, उसका भी मैं संस्थापक अध्यक्ष होने का सौभाग्य मुझे मिला और मैंने उसका नेतृत्व किया, उसको आगे बढ़ाया। जी। तो इस प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों में काम करते हुए, विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए और सभी लोगों को साथ लेकर के अपने साथ एक बड़ा जनता का समर्थन का जत्था और उनकी राय से जो आंदोलन किए, जो काम किए, जो समाज में आगे बढ़ने का प्रयास किया, उसमें सभी का समर्थन मिला। यद्यपि 80, 85, 90, 96 तक के आंदोलन का अब कोई वैसा महत्व नहीं है, लेकिन उनका जो अनुभव है, उनका जो प्रशासनिक अनुभव है, उनका जो जनता के साथ फेस करने का अनुभव है, सरकार के अधिकारियों को फेस करने का अनुभव है, वो मेरे साथ निरंतर बना हुआ है। इसी क्रम में मैं 2017 में अच्छे वोटों से जीत करके विधायक बना। लेकिन उसका एक दर्द मुझे अभी भी है कि उस 17 से 22 के बीच में वास्तव में 1.5 पौने 2 वर्ष जो है कोविड में चले गए। जी। संपर्क भी कटा और धन की व्यवस्था भी, बजट भी रुका। वास्तव में लगभग 3-3.25 साल ही काम करने का अवसर मिला, लेकिन फिर भी समाज को सर्वांगीण विकास, जिसको हम कहते हैं सर्वव्यापी, जी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही जो विकास है, उसको मैंने करने का प्रयास किया। अपने सवाल को शुरू करने से पहले एक हम छोटी सी बात करना चाहेंगे आपसे। इस समय अगर हम देखें बीजेपी और बीजेपी में कई स्टेट जो हैं, कई सवाल हमारे सामने में आते हैं। राम मंदिर अयोध्या, सुनने में आया था कि आपकी भी बड़ी भागीदारी उस वक्त रही थी जब वहां पे राम मंदिर बनाने के लिए कई वर्षों पूर्व जब कार्य हुआ था, तो आपकी भागीदारी थी। आज राम मंदिर बन गया है। जनता कहती है अगर राम मंदिर ना बना के वहां पे शिक्षा का या फिर कोई रोजगार का साधन होता तो शायद ज्यादा फर्क पड़ता। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर जो है भारतीय अस्मिता का प्रश्न है।
जी। राम जो है देश के ही नहीं पूरे विश्व में एक बड़ी बड़ा नाम है, बड़ा जो उनका है, जो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम का भाव है वो छाया हुआ है। जी। मैं तो 89 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, 16 दिन अल्मोड़ा जिला जेल रहा राम मंदिर के आंदोलन के चक्कर में। और उस समय स्थिति ये थी कि रामलीला करते हुए रामलीला की पूरी कमेटी कोटाबाग की अल्मोड़ा जेल पहुंचा दी गई थी। हम लोगों का भी दोष इतना ही था, हम ये कहते कि रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जी। बाद में अवसर मिला तो 6 दिसंबर 92 को भी अयोध्या में था। जी। 8 दिन रहा वहाँ। ढांचे को ध्वस्त करने के साथ साथ नया जो टेंट में मंदिर बना उसको बनाने के काम करने के बाद ही हम वहाँ से लौटे। जी। जहाँ तक है विरोधियों का तमाम चीज़ें कहने का सवाल, जी। अगर आप अयोध्या की प्रति व्यक्ति आए और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की कुल मिला के आए, जी। वहाँ के संसाधनों का विकास अगर गिनेंगे तो सारे लोगों के सारे दावे शून्य हो जाएंगे। कोई कहीं टिकता नहीं कि ये बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए। ऐसे केवल नकारात्मक विचार वाले लोग ऐसी बात करते हैं। जी। और राम मंदिर का कितना बड़ा व्यापक महत्व है, ये राम मंदिर के निर्माण के साथ ही 500 साल के इतिहास के युद्धों का, उसमें वीरगति पाए हुए हिंदुओं का, उसके लिए किए गए प्रयासों का परिणाम था राम मंदिर आंदोलन। जी। और अब राम मंदिर भव्य बन गया है तो सारी नकारात्मक बातें शून्य हो गई हैं। आपने पहले विधायक रहते हुए ऐसा कौन सा बड़ा कार्य किया जिसमें आज भी आपको अपना मतलब गर्व महसूस होता है? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए जी। जो पहला सार्वजनिक विषय होता है वो होता है शांति व्यवस्था, जी। कानून का राज, अवैध कार्यों में रोक। जी। चाहे वो नशे का क्षेत्र हो, चाहे वो खनन का क्षेत्र हो, चाहे वो परिवहन का क्षेत्र हो। जी। मैं समझता हूँ कि मेरे कार्यकाल में ये सब चीज़ें ठीक थी। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में पहला ऐसा मोती नगर ग्रामीण क्षेत्र होगा जहाँ पर 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्वीकृत होता बन गया। जी। और अब वो 250 बेड का हो गया है। इसी प्रकार से पूरी विधानसभा में जो जंगली जानवरों का नुकसान होता है, पूरी विधानसभा जंगल से घिरी हुई है। जी। और पूरी विधानसभा में अपने अपने समाज में दीवार, ऑप्टिकल जो तार बाड़ है जी। वो, इसको लगा करके उसको रोकने की कोशिश की। जी। रुका भी, यद्यपि इसका सीधा संबंध जनता की अवेयरनेस से होता है। कहीं जी। कहीं नुकसान हुआ होगा, फिर हो रहा है, जी। लेकिन पहली बार उसको आच्छादित किया। जी। इसी प्रकार चुरगलिया में टंच बियर नाम से एक बंधा जो है नंदौर में बनना था, 20 साल से उसकी मांग थी। मेरे कार्यकाल में बना, जी। चला। ये बात भी सही है कि 2021 की जो बड़ी बाढ़ आई उसमें वो ध्वस्त हो गया, लेकिन ध्वस्त होने के बाद आज तक फिर नहीं बन पाया, ये भी एक विषय है। जी। इसी प्रकार से बिंदुखत्ता राजस्व गांव की मांग लंबे समय से चल रही है। राजस्व गांव की मांग विभिन्न स्तरों से, विभिन्न चैनलों से जाकर के बनती है। मुझसे जो प्रयास हो सकता था मैंने विधानसभा के अंदर वैधानिक रूप से किया, लेकिन साथ ही साथ मैंने वहाँ के लोगों को आश्वस्त किया था कि राजस्व गांव के साथ साथ राजस्व गांव जैसी सारी सुविधाएं हम बिंदु खत्ते में दिलाने का प्रयास करेंगे। उसी क्रम में बिंदु खत्ते में सरकारी अनाज केंद्र को खुलवाना, बिंदु खत्ते के नाम से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच खोलना, इक्को खाद का लाइसेंस वहां पर दिलवाना जो बाद में चल नहीं पाया। और ऐसे और भी बहुत सारे काम, गन्ना सेंटर 1 था उनको 4 कर दिया। तो बहुत सारे काम, स्कूलों का उच्चीकरण, तमाम चीजें ये साथ साथ चली और इसका विकास का लाभ आम लोगों को मिला। जी। सड़क विकास, और मैं समझता हूँ कि मेरे कार्यकाल में मेरी, जिसको मैं व्यक्तिगत अंत्योदय के नाम पर उपलब्धि मानता हूँ जी, वह है लगभग सभी स्रोतों से मैंने, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा से भी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे 2017 से 2022 तक आप विधायक रहे। कोविड का दौर काफी अच्छा और काफी लंबा चला,
जिसमें शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस वक्त विधायक या कोई भी वो होता तो जनता के लिए शायद कार्य करना उस टाइम बहुत मुश्किल था। फिर भी कहीं ना कहीं आपको 2 साल 3 साल या 2.5 साल जो भी आपको मिला समय, आपने जनता के बीच में जाके उनको कार्य को पूरा किया। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई कार्य अधूरा रहा हो जिसकी गिल्टी आज भी आपको फील होती है? कहा ना जी। कि शौचालय कितने ही बना दो लेकिन उनकी अवस्था बनी रहती है, क्योंकि परिवार टूटते हैं, नया परिवार नया बसता है, परिवार बनता है, और जो नया परिवार बसता है वो पुराने परिवार से ज्यादा गरीब होता है, ज्यादा गरीब हो जाता है। तो उनकी अवस्था बनी रहती है। जी। अभी मैंने कुछ दिन पहले हल्द्वानी की जो विधानसभा लालकुआ के अंदर सिंचाई की बूलें बनी हुई थी, ब्रिटिश पीरियड से चल रही थी, हाँ हाँ। आज वो कहीं एनएच के कारण और कहीं जमरानी नहर के पुनर्निर्माण के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आज किसी गांव में पूछ लीजिए, केनाल का पानी अब पर्याप्त है, लेकिन कुलावे से गांव तक नहीं पहुंच रहा है। नहरें चौक कर दी गई हैं, नहरें बंद कर दी गई हैं, मोहरी बंद कर दी गई है, अव्यवस्थित हो गई है और उनकी सुध नहीं ली जा रही। मैं समझता हूँ कि जमरानी बांध का बनना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है भाबर की पुरानी नहरों को दुरुस्त करना, जी। ताकि जो बची हुई खेती है उस पर नहर का पानी पहुंच सके। क्योंकि नलकूप जो है, यद्यपि आज हमारी जीवन रेखा है, लेकिन भरोसेमंद उपाय इसलिए नहीं है कि कभी मोटर खराब और कभी बिजली की समस्या, दोनों से किसान को नुकसान होता है। तो ये जो कृषि का मूल सिंचाई की व्यवस्था का है, ये लगभग पुनर्निर्माण का काम होगा, और ये भी एक भविष्य के विषय में शामिल होगा जी। जो अभी अधूरा है। बिंदुखत्ता क्षेत्र, जहाँ पर पानी की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर यद्यपि मैंने अपने समय में 90 से अधिक आर्टिजन लगाए, जो आमतौर पर 8-10 एकड़ की सिंचाई करते हैं और पीने के पानी की साफ व्यवस्था करते हैं। जी। उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे टाइम में लगभग 35 सौर ऊर्जा के पंप लगे, जिनको मैंने सबसे पहले इंटर कॉलेजों में लगाया। जी। उसके बाद घनी बस्तियों के बीच में लगाया, हल्दू चौर चौराहे पर भी एक लगा गन्ना सेंटर में। वह निश्चित रूप से एक भरोसेमंद उपाय है, न खोलना न बंद करना, सौर ऊर्जा से स्वचालित होता है, और अगर घनी बस्ती में लगे तो लगभग 100 परिवारों को पेयजल की सुविधा देता है। उसका काम भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जी। इस बीच में नई कई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, नई विधियां आ गई हैं, सौर ऊर्जा का नया आयाम बना हुआ है। उनकी मदद लेकर के और अधिक प्रभावशाली आम आदमी के लिए काम हो सकता है। जी। मेरे समय में जो खत्ता क्षेत्र है लालकुआ विधानसभा में, जो खस्सी बोझ से शुरू होकर के 14 साल तक समाप्त होता है, जी। लगभग 17-18 खत्ते हैं। उन सब में उस समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से घर के अंदर रोशनी वाले सौर ऊर्जा के प्लेट लगवाई। जी। 669 घरों में घर के अंदर रोशनी, एक लालटेन, एक मोबाइल का स्विच, एक छोटे टीवी का स्विच और 2 बल्ब, ये हमने सारे घरों में लगवाए। चल रहे हैं, कहीं कहीं रिपेयरिंग हो रही होगी, उसको और अधिक विकसित किया जा सकता है। जी। और उन क्षेत्रों में जहाँ जो बहुत रिमोट क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो मानवीय समस्याएं अभी बनी हुई हैं, उनको पूरा करने का प्रयास किया जा सकता है। कुल मिला के हमारा पूरा क्षेत्र लगभग कृषि पर आधारित है। कृषि संबंधित समस्याएं जो होती हैं, अभी खाद की समस्या पैदा हो रही है। जी। खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वितरण की व्यवस्था अधिकारियों की लगभग, मैं कहूँ कि अगर भेंट चढ़ गई है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, समस्या पैदा हो रही है। मेरी सरकार से भी बातचीत हुई है, पुनः मैं सरकार को आगाह करने वाला हूँ कि पर्याप्त खाद है तो उसको ठीक से वितरित कर दिया जाए, तो किसानों में अव्यवस्था और अशांति नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो बड़ी समस्याएं, छोटी समस्याएं, कोई भी छोटी समस्या जिसके घर के आगे गुल में पुलिया नहीं है, उसके लिए वो सबसे बड़ी समस्या है, और जिस इलाकों के बीच में पुल नहीं है, उनके लिए वो बड़ी समस्या है। तो ये मैंने कहा ना, सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वांगीण विकास जो है जी, इस पर नजर रहेगी तो सभी का हित करने में सक्षम होंगे। अच्छा, थोड़ा सा शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त
सबसे ज़्यादा शिक्षा के मार्गों को अगर देखा जाए, हमारे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल जो है धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल या हॉस्पिटल जो हैं इनकी मात्राएँ बढ़ती जा रही हैं। क्या लगता है कि कल की डेट में दोबारा से ऐसा कभी मौका मिलेगा कि इन सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पतालों को फिर से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया जाएगा? देखिए, सरकारी अस्पताल कम नहीं हो रहे हैं, हुँ, उसका दूसरा पहलू है कि निजी अस्पताल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी कम नहीं हो रही, हुँ, सरकारी अस्पतालों में दवाई का वितरण कम नहीं हुआ है। यहीं लालकुआं में अस्पताल है, हल्दू चौड़ में 30 बेड का अस्पताल है, हुँ, मोती नगर में अब 250 बेड का अस्पताल लगभग तैयार हो गया है। गोलापार में एलोपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है और चुरगलिया में एलोपैथिक है। जी। बिंदु खत्ते में एलोपैथिक अस्पताल है। सब नियमित रूप से चल रहे हैं। प्राइवेट वाले खोल रहे हैं, वो उनका अपना विषय है। नहीं, कहीं न कहीं प्राइवेट वाले खोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता प्राइवेट की ओर ज़्यादा बढ़ रही है और सरकारी जो सुविधाएँ दी गई हैं, उनकी ओर कम? कहाँ पे ऐसी कमी है कि जो सरकारी जैसे स्कूल हम बात करें तो इस पर लगभग-लगभग बच्चा जो है प्राइवेट में जाना पसंद करता है। ऐसी क्या कमी है कि जो बच्चा सरकारी में ना जाके प्राइवेट में जा रहा है? ये जो विषय आपका है ना, जी, ये अस्पताल पर तो लागू नहीं होता। ठीक। अस्पतालों की ओपीडी कम नहीं हुई है, हुँ, निरंतर बढ़ रही है हुँ। और बाकी पैसे शिक्षा, पैसे का स्तर है, हाँ, वो क्या उपयोग करते हैं अपने पैसे का, ये उपभोक्ता पर भी निर्भर करता है। जी। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में उसमें भी प्राइमरी स्तर पर हुँ, ये बात सही सामने आ रही है कि प्राइमरी स्कूल धीरे-धीरे बंद होने के कगार पर है। जी, कुछ जगह बंद हो गए हैं। जी, जहाँ चल भी रहे हैं तो वहाँ बच्चों की व्यवस्था कहीं-कहीं पर अध्यापक खुद कर रहा है ताकि उनका ट्रांसफ़र वहाँ से हो जाए। न हो, विद्यालय अच्छा, चालू रहे। जी, लेकिन जब इंटर कॉलेज की बात करते हैं तो इंटर कॉलेज की शिक्षा में सुधार हुआ है। हुँ, विषय के अध्यापक लगभग पूरे हैं और अलग-अलग तरह से विद्यालयों को उच्चीकृत करने का प्रयास किया गया है। उनमें शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया है। चाहे महिला इंटर कॉलेज धौलिया का हो, हमारे लोकल की बात कर रहा हूँ, हुँ, चाहे हल्दू चौड़ का हो और चाहे गोलापार का हो, चुरगलिया का हो, या सब सुचारू गोरापड़ाऊ का हो, हुँ, ये सब मोती नगर का है, जी, ये सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। जी, इन सारे विद्यालयों में मेरे कार्यकाल में जिस विद्यालय में जितनी जगह थी उसके हिसाब से भवन निर्माण का काम हुआ, कहीं लैब के नाम से, कहीं लाइब्रेरी के हुँ, नाम से, हुँ, हुँ, और आज भी वो सब स्थिर है। जी, तो इनको और अधिक मजबूत करने का प्रयास हो सकता है। हाँ, प्राइमरी स्कूल जो है उसके विषय में सरकार को कोई समग्र निर्णय लेना चाहिए। जी, कोई नीति, जनता का दबाव भी है, जनप्रतिनिधियों का दबाव भी है, जी, लेकिन जो आम जनमानस की भावनाएं, उसका एक कहना चाहिए अपना स्टैंडर्ड शो करने का जो मनोविज्ञान है, हुँ, वो भी कहीं न कहीं प्राइमरी स्तर के स्कूलों में बाधक है। बताइए। अब उसको कैसे मनोविज्ञान को हम ठीक कर सकते हैं, हुँ, ये सरकार का चिंता का विषय होना भी चाहिए, है भी। कुछ योजनाएं बन भी रही होंगी। निश्चित रूप से इससे इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, बल्कि हुँ। इसको सुधार करके लागू करने का प्रयास हो सकता है। अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं इस वक़्त बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने में आ रहा है। युवा बेरोज़गार है, नौकरियाँ लगभग-लगभग खत्म होती जा रही हैं। कहने को तो फैक्ट्रियाँ बहुत खुलती हैं, नौकरियाँ बहुत हैं कहा जाता है लेकिन मिल नहीं रही हैं। शिक्षा का रास्ता छोड़ के या जो हमारे व्यवसाय का रास्ता है छोड़ के इस टाइम युवा जो है नशे की ओर बढ़ रहा है। क्या लगता है कि 2027 में जब आप आते हैं, तो इसके ऊपर क्या रोक लगाने के लिए आपकी ओर से कोई तैयारी की जाएगी या युवा को रोज़गार देने की कोई तैयारी या नई कोई जो व्यवस्थाएँ हैं सामने में लाई जाएँगी? देखिए, रोजगार जो है ना, जी। उसके कई आयाम हैं। हुँ, सरकारी नौकरी की एक सीमा है हुँ, और मैं समझता हूँ कि कुछ समय से लगभग विगत और इस माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुँ, नौकरियां निष्पक्ष रूप से, सही रूप से लग रही हैं। हुँ, कोई बड़ी शिकायतें कहीं है नहीं और आम आदमी का बच्चा भी जब नौकरी में लगता है तो एक संतोष मिलता है जी, कि शायद व्यवस्था सुधर गई है। सुधर गई। लेकिन साथ ही ये बात भी सही है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं स्वरोजगार की हैं। हुँ, जो चतुर लोग हैं,
या यूं कहें कि मूल रूप से पहले से ही व्यवसायी हैं, वो उनकी सारी योजनाओं का लाभ उठा करके अपने को और आगे बढ़ा ले रहे हैं। जो आम आदमी है उसको लगता है कि मैं क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। कोई युवक सोचता भी है तो कभी कभी परिवार से उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मैं तो खुद ही पहले मुर्गी पालने के लिए छोटा लोन लिया, जी। उसके बाद पोल्ट्री फार्म के लिए बड़ा लोन लिया, और अभी जो MES योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जी। उसमें भी 10 लाख रुपए लेकर के पशुपालन का काम हम भैया अभी हम लोग कर रहे हैं। हमारी जीविका का साधन वही है भी। जी। आज छोटे छोटे उद्योग के रूप में चक्की लगाने से लेकर के, पशु आहार बनाने से लेकर के, कागज के बर्तन और ये जो शादी विवाह का सामान है उसको बनाने से लेकर के, बढ़ई के कार्य से लेकर के, बहुत सारे ये कहते हैं बिजली के छोटे सामान का उत्पादन से लेकर के, ये स्वरोजगार के माध्यम से हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में स्वरोजगार मिल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई युवक अपने परिवार का पालन पोषण और शिक्षा बच्चे के लिए उससे कर सके, इतना पर्याप्त भी नहीं है जी। इसलिए लोग वहां पर बहुत मजबूरी में ही उस पर जाते हैं। और उसमें भी जो बहुत गरीबी का क्षेत्र है, जैसे पूर्वांचल का क्षेत्र है, जी। वहां से लोग आकर के उस रोजगार में अपना स्थान बनाते हैं। हमारे यहाँ के लोग भी काम कर रहे हैं जी। जो रुद्रपुर का सिटकुल है, सितारगंज का सिटकुल है, उससे आने जाने वाली बसों से पता चलता है कि हमारे यहाँ के बहुत लोग उनमें काम कर रहे हैं। जी। निश्चित रूप से स्वरोजगार को बढ़ावा देना, उसको आसान करना, उसकी बैंकिंग व्यवस्था को और आसान करना, उसमें सब्सिडी को बढ़ाना रोजगार का एक बड़ा माध्यम बन सकता है, और उसमें सरकार प्रयास कर भी रही है। नशे की ओर बढ़ते हुए जो कदम युवा के हैं इस वक्त बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। सवाल हमारा यही था कि नशे की ओर जो युवा बढ़ रहा है कैसे उस चीज को कम किया जा सकता है। देखिए, मैं अभी बिंदु खत्ता कई जगह पर प्रोग्राम में गया, जगह जगह पर खेलकूद की एकेडमी स्थानीय स्तर पर खुली है, और एक एकेडमी में कुल मिलाकर के लगभग 30 से लेके 100 बच्चे जुड़े हुए हैं। ये बिंदु खत्ते में 6-7 स्थानों पर है। जो बच्चा इस ओर मुड़ जाता है वो नशे की ओर जाने का उसे अवसर नहीं मिलता है। नशा समाज का भी काम है रोकना, अवेयरनेस का भी काम है, परिवार का भी है, लेकिन प्रशासन जो है इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है, बशर्ते कि उसको कड़ा निर्देश हो। वो पूरा रोक नहीं सकता, लेकिन वो एक माहौल बना सकता है कि नशा करने का मतलब दंडित होना, तिरस्कृत होना और समाज में ठुकराया जाना। जी। इसमें पुलिस विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका। सवाल है, आपके क्षेत्र में जो सड़कें, अस्पताल या स्कूल अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या योजनाएं ऐसी आप सामने में लेके आएंगे 2027 में? देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत सारी, देखिए सड़क का विकास ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं हुआ, अनवरत चलेगा। जी। आज NH के बनने से या उसके डिवाइडर बनने से कई जगह जो हमारे लिंक मार्ग थे आज वो लिंक मार्ग हाईवे की तरह चलने लगे हैं। जैसे घोड़ाबड़ाव से डिबेर होते हुए, मोतीनगर होते हुए कांडबाजी की चक्की तक का जो रास्ता है, वो आज एक नया लिंक मार्ग कहें या उसको एक पूरा हाईवे जैसा वो लूंगा हो गया है, क्योंकि कट से बचने के लिए लोग इस रास्ते को अपनाते हैं। जी। वैसे ही उधर के साइड से देखें तो घोड़ाबड़ाव से अंदर घुस करके आदमी बिंदु खत्ते तक जा सकता है, लेकिन उनका डेवलप भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि उसमें बाहर की भीड़ गांव के साथ साथ चल सके। वो एक बड़ा विषय है और उसका संबंध सीधे बजट से है। सरकार के बजट में विधानसभा की भागीदारी अच्छी होगी तो ये सब काम अच्छे होंगे। जी। और इसके लिए सरकार के साथ प्रभावशाली संबंध, अधिकारियों के साथ एक आत्मीय कार्य योजना, ये सब मायने रखती है। जी। पूर्व में मैंने किया है और अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ दोबारा करूंगा। जी। विपक्ष अक्सर आरोप लगाते हैं, जो विपक्षी हैं अक्सर आरोप लगाते हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि विकास केवल कागजों में है लेकिन सामने में नहीं। ऐसा क्यों?
विपक्षी, मैं तो अपने टाइम की बात नहीं करता, अपने टाइम के साथ साथ वर्तमान में भी ऐसा विपक्षी कोई कागज निकाल के ले आएगा जी। तो उस पर बात करेंगे। बाकी हवाई आरोप लगाना तो आसान काम है, कोई भी लगा देता है। जी। लेकिन आजकल के डिजिटल युग में, आजकल के सूचना के अधिकार के युग में, आजकल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पोर्टल की शिकायत के जमाने में, जी। और आजकल जो हर एक व्यक्ति के हर दफ्तर तक अप्रोच है, यूट्यूबर्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में ऐसा अंधेर नगरी वाला काम हो रहा होगा ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। जी। कहीं हो सकता है कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज हुआ हो और कुछ हुआ हो, लेकिन ऐसी अंधेरगर्दी नहीं हो रही है। यदि फिर भी कोई इस विषय को वर्तमान विधायक के पास ले आए, माननीय सांसद जी के पास ले आए, जी। यहाँ तक कि जिलाधिकारी के पास ले जाए या मेरे पास भी ले आएंगे तो हम उसको देखने का प्रयास करेंगे।